वक्त की रफ्तार। SK Builders, the greatest. गुड मॉर्निंग भरद्वाज जी। आज आप मॉर्निंग वॉक ले रहे हैं। आपको इतना समय कहां से मिल गया? ओह, मैं तो भूल ही गया। अब तो आपके पास समय ही समय है। बेरोजगार हो गए आप। नौकरी जो चली गई। खैर, अरे रिश्वत लेनी थी तो लाखों में ली होती। ये 5-10 हजार में कहां मुंह डाल दिया? शर्म की बात है। मिस्टर सफल कुमार खोसला, मैं समझता था कि आप एक बिजनेसमैन हैं, तो थोड़ी बहुत समझदारी तो आप में होगी ही। लेकिन आप तो बहुत ही मूर्ख निकले। वक्त का एक छोटा सा झोंका आपकी तरफ क्या चला गया, आप तो अपने आप को शहंशाह समझ बैठे। देखिए, वक्त कभी भी किसी के साथ हमेशा नहीं रहता। शायद आप वो दिन भूल गए हैं जब आप मेरे ऑफिस आए थे और मैंने आपको बाहर निकाल दिया था और हम चले गए। एग्जैक्टली। बरजवाज, उस दिन वक्त आपके साथ था, आज वक्त हमारी जेब में है। खैर, छोड़ो इन बातों। हमने तो आपको शगुन की तौर पर एक फर्स्ट क्लास एयर कंडीशन गाड़ी देना चाहिए थी, लेकिन आपकी किस्मत में नहीं था, आपने नहीं दी। अरे लेडी होती तो आप इस गर्मी में आराम से तो घूमते। खैर, मैं आपको एक गुड न्यूज दे रहा हूं, जिसकी मिठाई मैं आपको बाद में घर पहुंचा दूंगा। हाँ, ये जो आप खूबसूरत ग्राउंड देख रहे हैं, जिस पे आप चल रहे हैं, जिस पे आप ठंडी ठंडी हवा खा रहे हैं, ये सरकारी ग्राउंड है। ये सरकार ने बच्चों के खेल के लिए रिजर्व कर रखा है। बहुत सारे बिल्डर से कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हुए, सफल कुमार को छोड़कर। अब हम यहाँ पे एक शानदार कॉलोनी बनाएंगे, जिसमें हिल्स क्लब होगा, जॉगर्स पार्क भी होगा। और लेकिन अफसोस की बात है, आप ये मॉर्निंग वॉक लेने कहाँ जाएंगे? फिर ठंडी हवा खाने कहाँ जाएंगे? मेरा एक बहुत अच्छा सजेशन है। आप हाईवेज पे जाइएगा, हाईवेज पे वॉक करने जाइएगा, हाईवेज पे ठंडी हवा खाने जाइएगा। क्योंकि हम हाईवेज पे अपना कंस्ट्रक्शन नहीं करेंगे। ये सफल कुमार खोसला का प्रॉमिस है एज अ जेंटलमैन। मिस्टर SK खोसला, मेरी समझ में हाईवेज की जरूरत मुझसे ज्यादा आपको है। शायद आपको पता हो कि हाईवेज एक शहर को दूसरे शहर से जोड़ते हैं। अच्छा, इस शहर में तुम्हें आपको चैन से जीने नहीं दूंगा, इसलिए आपको कहीं दूसरे शहर में जाना पड़ेगा। तो इस हाईवे की जरूरत मुझसे ज्यादा आपको है। और रहा सवाल इस ग्राउंड का, तो ये भारद्वाज आपसे वादा करता है कि गैर कानूनी तौर पर इस ग्राउंड को किसी भी हालत में आपको हड़पने नहीं दूंगा। आई प्रॉमिस यू दैट। ये तो जीते जी हम आपको करके दिखाएंगे। ये सफल कुमार का भी वादा है। आज तो नौकरी ही गई, कल शायद घर भी चला जाए, परसों शायद जिंदगी। ओहो, जिंदगी का वैसे भी क्या भरोसा है, पहुंच जाने कितने दिन किसके साथ रहती है। ओके, बाय बाय बर्डी। हेलो। हेलो दिशा। हाँ मानसी, कहो। क्या हो रहा है? कुछ नहीं, किताब पढ़ रही थी। चलो, तुमने कुछ तो शुरू कर दिया। क्या पढ़ रही हो? शरद चंद्र जी के हैं, झूला। ओह वेरी गुड। तो अब झूलने भी लगी हो? अच्छा मजाक सूझ रहा है। दिशा, पता है मेरे कमरे के बाहर अंधेरा छाने लगा है। बादलों ने आसमान को घेर लिया है।
लगता है थोड़ी देर बाद बारिश होने वाली है। तुम्हारी खिड़की के बाहर कैसा लग रहा है? मैंने अपनी खिड़की हमेशा के लिए बंद कर दी है। दिशा, अपनी सांसों को इजाजत दो। सांसों की आवाज से मन की खिड़कियां खुल जाती हैं। रिमझिम फुहारे, मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू घर में आ जाती है। ये नए जीवन की शुरुआत होती है ना। जिसकी जिंदगी सूखी तपती नदी की तरह हो, जो ना बहती है और ना रुकती है, उसे भला बादलों से क्या। हट पागल, बादल छाते हैं, रिमझिम पानी बरसता है, तपती धरती पर नया जीवन आ जाता है। सूखी नदी में फिर से बहाव आ जाता है और यही नदी आसपास के गांव में जीवन बांटती फिरती है। सब तरफ खेत लहलहाने लगते हैं, चारों तरफ जीवन ही जीवन होता है। यही सब लिखा है ना झूला में। अरे झूला पढ़कर तो तुम्हें झूमना चाहिए था, खुशी से बारिश में भागना चाहिए था। जिस पन्ने पर ये लिखा है उस पर मुझे सूखा गुलाब मिल गया और मैं उसे पढ़ नहीं पाई। चुप, ये सब बातें नहीं सुनना मुझे। अच्छा सुन, कल बरसाती कविताओं का एक प्रोग्राम है, तुम्हें मेरे साथ चलना है। अब मानसी, वो मुझे कुछ नहीं सुनना है। कल शाम को ठीक 6 बजे मैं तुम्हें अपने उसी चौराहे पर मिलूंगी जहां हम लोग कॉलेज में मिलते थे। और फिर हम लोग बर्फ के गोले खाएंगे। याद है दिशा? बर्फ के गोले खाने के बाद हम लोग क्लास में छींकते थे। बड़ा मजा आएगा। तैयार रहना। हाँ, मैं तुम्हें लेने आऊंगी। ओके, बाय बाय। नमस्ते साहब। नमस्ते रत्नाबाई, ये सुबह सुबह कैसे आना हुआ? सब ठीक तो है? गरीब और मजबूर इंसान को सब कुछ ठीक ठाक मानकर ही चलना पड़ता है, लेकिन सब कुछ ठीक ठाक होता कहाँ है। जाने दीजिए साहब, मुझे जमीन के पेपर्स चाहिए। तुम्हें पेपर्स चाहिए? तुम क्या करोगे उनका? आपने भी तो क्या कर लिया साहब। ये लड़ाई मैं खुद लड़ना चाहती हूँ। क्या? अकेले? क्यों, मैं लड़ नहीं सकती? हाँ, लड़ तो सकती हो, मगर शायद तुम ये नहीं जानती कि जिन लोगों के खिलाफ तुम लड़ना चाहती हो, उन्होंने अपने घर की दीवारें लोहे की बना रखी हैं। तुम्हारा हर वार बेकार जाएगा रत्नाबाई। तुम उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। उन्होंने तो मेरी ताकत पर भी अंकुश लगा दिया है। रत्नाबाई, वो तुम्हें अपने रास्ते से हटाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, और ऐसा करना उनके लिए बहुत ही आसान है। उनके चाहने से क्या होता है साहब? वो मेरे विधाता तो नहीं है जो जब चाहे तब मुझे मौत दे दें। रोज डर डर के मरने से तो अच्छा है कि एक ही बार कुछ करके मर जाऊं। मैं भी देखती हूँ कि एक गरीब मजबूर असहाय औरत की फरियाद ये मानवता के ठेकेदार कब तक नहीं सुनते। आप तो बस मेरे पेपर्स दे दीजिए। ठीक है रत्नाबाई, मैं तुम्हारे पेपर्स लेकर आता हूं।
रत्नाबाई, मुझे दुख है कि मैं तुम्हारे किसी काम नहीं आ सका, लेकिन मुझे खुशी है कि इस उम्र में भी तुम्हारे अंदर जुल्म और अन्याय से लड़ने का हौसला बाकी है। ईश्वर तुम्हारी सहायता करे। ये रहे तुम्हारे पेपर्स। धन्यवाद साहब। नमस्कार। आज जब हम अपने अतीत के पन्नों को पलटकर देखेंगे तो हमें कहीं ना कहीं औरत पर हुए जुल्म की कहानी पढ़ने को मिलेंगी। लेकिन आज तक ये जुल्म थमे नहीं है, बल्कि और बढ़ते ही गए हैं। जुल्म करने वाले बदलते गए, जुल्म के तरीके बदलते गए, लेकिन जिस पर ये जुल्म होता गया है वो औरत आज तक नहीं बदली। वो खामोशी से सब कुछ सहती आई है। क्यों? क्या उसके नसीब में ये सब सहना ही लिखा है? नहीं। जिस समाज में औरत की इज्जत नहीं, उसका सम्मान नहीं, उसका हक नहीं, उस समाज में इस तरह से औरत का चुप बैठना कायरता की निशानी है। बहनों, हम गरीब हैं लेकिन मजबूर नहीं। हम शरीफ हैं मगर कमजोर नहीं। हमारे आंचल में ममता है तो आंखों में आग भी है। इन सब लोगों ने हमारी मासूमियत को छला है, इसलिए अब हमें लड़ना होगा। लेकिन जुल्म करने वाले ये भी जान ले कि औरत का रूप सबसे निराला है। वो बुझे तो राख है, छुओ तो आग है, और उठे तो ज्वाला है। बहनों, मैं बहन सखूबाई की तरह नहीं बोल पाती। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि मेरे साथ अन्याय हुआ है, मुझे धोखा दिया गया है। मेरी लड़ाई सिर्फ उन धोखेबाजों के खिलाफ है जिन्होंने पता नहीं मेरे जैसी कितनी रत्नाबाइयों को धोखा दिया है। मुझे अपना हक चाहिए और वो मैं लेकर रहूंगी। जब तक मुझे इंसाफ नहीं मिलता, मैं अन्न का एक दाना भी नहीं ग्रहण करूंगी। नंदू याभा है। मेरी तरह एक पत्रकार है और प्रजासत्ताक में आप दोनों इकट्ठे काम करते हैं। यू राइट। ये नंदू है, डीएम साहब का ड्राइवर हूँ। अच्छा, मंथन, इस खबर को अपने पेपर के पहले पेज पर छापो। ये खबर उन सभी लोगों के घर में पहुंचनी चाहिए जो जिम्मेदार हैं इन्हें यहां पर ले आने के लिए। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो नंदू। कमजोर लोगों पर होने वाले अन्याय को तो इस दुनिया के सामने लाना ही होगा। काश इसी तरह की लहर दुनिया में होने वाले हर उस अन्याय के खिलाफ हो, तो ये बड़े बड़े घरों में रहने वाले लोग अपने घर छोड़कर सड़कों पर दौड़ते हुए नजर आएंगे। जरूरत उस चिंगारी की है जो शोला बन सके, और चिंगारी अब भड़क चुकी है। डीएम साहब, हमने तो अपने शैतानी दिमाग से उस सरकारी अफसर भरद्वाज को सस्पेंड करा के सड़क पे लाके रख दिया, लेकिन वो बुढ़िया रत्ना, उसका मैं क्या करूं? वो कीड़े मकोड़ों के साथ सड़क पे उतर आई है। हमारे कॉम्प्लेक्स में घुसकर भूख हड़ताल करके अपना आसन जमा के बैठ गई है। ओहो,
उस टूटी फूटी अबला नारी के साथ मैं क्या करूं? भारद्वाज को तो मैंने सस्पेंड करा दिया, इस बुढ़िया को तो पहले जिंदगी से ही सस्पेंड करा देना चाहिए था। अरे मारे गए, अब क्या होगा? बहुत देर हो गई है, अब दुनिया के सामने बात नजर आ गई है। डीएम साहब, आपका तो ऐसे अंट शंट आदमियों से बहुत पाला पड़ता है, आप ही इस बुढ़िया का कोई रास्ता निकालिए। सबल कुमार, राजनीति के हथकंडों के आगे कभी कभी हम जैसे नेता भी मजबूर हो जाते हैं। यहां हम भी मजबूर हो गए। क्या मतलब? आप और मजबूर? मतलब हमारी इमेज की तरह बिल्कुल साफ है। अब ऐसे नाजुक वक्त पर जब गरीबी और मजबूरी की मारी बेबस औरत अपना हक पाने के लिए भूखी मरी जा रही है, अब यही तो वक्त है ना हम जैसे जनता के सेवक का, जनता की सेवा करने का। अब देखना, इस बूढ़ी आदिवासी औरत का उपवास तोड़ाने के लिए कितने नेताओं की लाइन लग जाती है। लेकिन आप मत जाइएगा, अगर आपने हाथ उठा लिए तो मेरा करोड़ों रुपए का नुकसान हो जाएगा, बर्बाद हो जाऊंगा, मैं लूट जाऊंगा। सबल कुमार, यही तो वो सुनहरा मौका है जिसकी ताक में हम कुंडली मारकर बैठे हैं। हमें उस मजबूर औरत को उसकी मजबूरी से बाहर लाना ही होगा। हमारे पास इसके अलावा और कोई चारा भी नहीं है। और हां सबल कुमार, जिस तरह तुम अपने नोट कमाने के चक्कर में हो, उसी तरह हम अपने वोट कमाने के चक्कर में हैं। उस भूखी आत्मा को तो अंधे नहीं होगा। डीएम साहब, मैं आपका दाहिना हाथ तो हूं ही सर, और अब मैं चाहता हूं कि आप मुझे अपना बायां हाथ भी बना लें। हुजूर, मैं भी आपके साथ चलकर देखना चाहता हूं कि आप जनता की सेवा कैसे करते हैं। मधु, तुम यहां बैठकर हमारे फोन अटेंड करो। तुम्हारी पिच की सूखी शक्ल को देखकर यह लगता है कि तुम पिछले 35 साल से भूख हड़ताल पर बैठे हो और हमने तुम्हें पानी तक नहीं दिया। हाँ? ठीक है सर, जैसा आप कहें, लेकिन आपको मालूम है कि भूख हड़ताल पर बैठी उस औरत रत्ना को पनाह आपके ड्राइवर नंदू ने दी। क्या? मधु जी, नंदू को बुलाओ।